बाह्य जनेंद्रिय भाग, यानी कि आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए शिशन पढ़ाएंगे और आज हम नर जनतंत्र को कंप्लीट करा देंगे। तो देखते हैं शिशन के बारे में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? नर जनन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा? नर जनन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा भाई? इसके पार्ट पढ़े। पहले तो इसे दो पार्टों में बांटा, किसमें? प्राथमिक जननांग और दूसरा बांटा सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। क्या चीज है प्राथमिक जननांग? ऐसा भाग इसमें यौगिक और हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो प्राथमिक जननांग क्या था? हमने प्राथमिक जननांग पढ़ा था वृषणिक के रूप में। क्या था? वृषण। ठीक है। सहायक जननांग के आगे चल के तीन पार्ट किए। तो कौन कौन से? एक पढ़ा हमने सहायक नलिका, सहायक नलिका। एक हमने पढ़ी सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथियां। और एक हमने पढ़े, अब पढ़ने वाले ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बाह्य जननांग। क्या पढ़ेंगे? लास्ट पॉइंट है किसका? नर जनन तंत्र भाग का। तो हमने सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी पढ़ी? अधिवृषण, अधिवृषण पढ़ी, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी पढ़ी, और स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, और हमने पढ़ी मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग। ठीक है। अब सहायक नलिका के सहायक ग्रंथि के रूप में क्या पढ़ा हमने? सहायक ग्रंथि यानी कि हमने पढ़ी शुक्राशय। ठीक है। शुक्राशय के बाद पढ़ी काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि, और हमने पढ़ी प्रोस्टेट ग्रंथि। आज हम पढ़ने वाले शिश्न। तो शिश्न क्या चीज है? पहली चीज शिश्न क्या चीज है भाई? तो शिश्न ये पुरुष का बाह्य जननांग होता है। क्या होता है? बाह्य जनेंद्रिय होती है। क्या होती है? बाह्य जननांग होता है। क्या होता है? बाह्य जननांग है। ठीक है। बाह्य जननांग है और ये संवेदनशील एवं उत्तेजनशील अंग है। क्या है? संवेदनशील एवं उत्तेजनशील अंग है। कैसा है? संवेदनशील और उत्तेजन, यानी कि अर्थात उत्तेजना उत्पन्न होते ही, यानी कि उत्तेजना उत्पन्न होते ही ये अब इसका आकार, यानी आकार सामान्य से क्या हो जाता है? आकार इसका सामान्य से क्या हो जाता है? बड़ा एवं कठोर। क्या हो जाता है? बड़ा एवं कठोर। जो बड़ा एवं कठोर होता है, जो निम्न, इसमें ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक और क्या पाए जाते हैं? रक्त कोटर। यानी कि इसका जो आकार चेंज होता है वो किसकी सहायता से होता है? रक्त कोटर, रक्त कोटर एवं ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक पाए जाते हैं दो। एक तो होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा कैवर्नोसा। एक होता है आपका कार्पस स्पोंजियोसम। क्या होता है? स्पोंजियोसम। इनमें क्या चीज होती है? इनमें क्या होती है? रक्त कोटर खुल जाते हैं और इनमें क्या आ जाता है? रक्त अंदर आ जाता है। रक्त अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे क्या है? शिशन का आकार सामान्य से बड़ा एवं कठोर हो जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहते हैं उद्घर्षण। शिशन उद्घर्षण। क्या कहेंगे? शिशन उद्घर्षण। ठीक है भाई। तो देखते हैं हम थ्योरी के रूप में शिशन। इसके बाद इसके कार्य भी पूछे जाते हैं। कार्य क्या क्या है? ये तो मूत्र त्याग करता है। ये क्या करता है? शुक्राणुओं को कहाँ स्थानांतरित करता है? योनि मार्ग में। क्या करता है? तो शिश्न क्या चीज है भाई? यह है पुरुष का, यह है पुरुष का बाह्य जनेंद्रिय भाग है या बाह्य जननांग है
जो पुरुष का उत्तेजनशील एवं संवेदनशील अर्थात उत्तेजनशील क्या है? अंग है। उत्तेजनशील अंग यानी कि अर्थात उत्तेजनशील यानी कि अंग है जो सामान्य से आकार में बड़ा एवं क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे भाई? या इस प्रक्रिया को शिश्न उद्घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न उद्घर्षण कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि ये पुरुष का भाई जनेंद्रिय भाग है जो उत्तेजनशील एवं संवेदनशील, जैसे कि हम किसी भी प्रकार की घटना कार्यक्रम देखते हैं तो इसमें आपसे क्या होता है? ये उत्तेजन यानी कि सामान्य से आकार में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शिश्न उद्घर्षण। ठीक है, और शिश्न का निर्माण ऊतक एवं रक्त कोटरों की सहायता से होता है। किससे होता है? रक्त कोटरों की सहायता से होता है। क्या होता है? रक्त कोटरों की सहायता से होता है, यानी इसका निर्माण रक्त कोटरों की सहायता से होता है। रक्त कोटर कौन कौन से होते हैं? अभी बताया था मैंने, कार्पास, स्पंजियोसोम और कार्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो देखें, कार्पास, स्पंजियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये क्या होते हैं? इसमें रक्त कोटर होते हैं। अब रक्त कोटरों में क्या होता है? रक्त कोटर जैसे ही रक्त कोटर खुलते हैं और इनमें क्या होता है? रक्त अंदर आ जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जिससे क्या है? शिश्न उद्घर्षण कहते हैं। तो जिससे कि तनाव युक्त हो जाता है। तो देखें, जब रक्त कोटर खुलते हैं तो रक्त अंदर आ जाता है जिससे शिश्न सामान्य से बड़ा एवं तनाव युक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तनाव युक्त हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे ही रक्त कोटर खोलेंगे तो रक्त अंदर आएगा और रक्त अंदर आते ही वो क्या हो जाता है? सामान्य से बड़ा और क्या हो जाता है? रक्त तनाव युक्त। ठीक है भाई, स्मॉल यानी कि कैपिटल। इसे कहेंगे मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे इसे? मूत्र मार्ग। ठीक है, इस वाली संरचना बोलेंगे फोर स्किन यानी कि त्वचा। ठीक है भाई, और इन दोनों संरचनाओं को बोलेंगे यानी कि इसके जो भारी वाला भाग है इसे बोलेंगे कार्पोरा
कैवर्नोसा, क्या कहेंगे, कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है भाई। और इसे कहेंगे कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है भाई। ये संरचनाएं होती हैं। अब देखते हैं इसके कार्य, क्या क्या कार्य है, शिशन के कार्य देखते हैं भाई, यानी कि शिशन के कार्य। तो शिशन का कार्य क्या है भाई, शिशन मूत्र त्याग का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा कार्य हो जाएगा शिशन शुक्राणुओं को योनि मार्ग तक स्थानांतरण करने का कार्य करता है, ठीक है भाई। ये था आपका शिशन के बारे में। अब हम इसकी एक छोटी सी हेडिंग रह गई है वीर्य सेचन, जो कि इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वीर्य सेचन क्या चीज है, यानी कि शुक्राणुओं को जनन पथ तक, यानी कि मादा के जन या योनि मार्ग तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है या इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है आपको। तो हम देखते हैं वीर्य सेचन। तो देखिए भाई, वीर्य सेचन इंपॉर्टेंट है ये। तो वीर्य सेचन क्या चीज है भाई, शुक्राणुओं को मादा जनन पथ या योनि मार्ग तक पहुंचाने की क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है, ठीक है भाई। या इसे हम क्या कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर्स, युग्मक स्थानांतरण, क्या कहेंगे इसे भाई, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है भाई। ये था आपका शिशन। अब इसमें हम यानी कि जैसे शुक्राणु किस प्रकार से चरण बाई यानी क्रम बाई क्रम कैसे चलता है, तो उसको शुक्राणु का क्रम यानी कि किस प्रकार से वो एग्जिट पॉइंट होता है, यानी कि निर्माण से लेके एग्जिट पॉइंट तक बताएंगे। तो देखें शुक्राणु का क्रम, ठीक है भाई। तो देखें पहले कहा निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। वृषण के बाद कहा जाता है भाई, वृषण पाली। और वृषण पाली कितनी होती है भाई, कितने कश होते हैं, 250। और 250 कश होते हैं, उसमें कितनी क्या पाई जाती है, 1 से 2 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका। 1 से 3 सॉरी 2 से 3 क्या पाई, शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। और शुक्र जनन नलिका ट्यूबेलाइन रेक्टिकाई की सहायता से कहां खुलती है, वृषण जालक में, यानी कि ट्यूबेलाइन रेक्टाई की सहायता से कहां खुलती है, वृषण जालक। अब वृषण जालक से कहा जाएगा भाई, शुक्राणु वृषण जालक से आ गया, उसमें एक धागेनुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, अपवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, अपवाही धमनिका, ठीक है। अपवाही धमनिका से आगे चलकर कहा जाता है अधिवृषण में, कहा जाता है अधिवृषण में। और अधिवृषण से उसके पार्ट होते हैं 3। कितने पार्ट होते हैं अधिवृषण के, 3, शीर्ष, मध्य और पुच्छ। क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक होता है शीर्ष, एक होता है मध्य,
एक होता है पुच्छ, और पुच्छ के बाद यानी कि कहा जाती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बताया था आदि वृषण के पुच्छ से होकर कहां पहुंचती है, शुक्रवाहिनी पीछे होकर निकलती है, जुड़ी होती है और कहां चली जाती है, मूत्राशय में चली जाती है, नहीं चली जाती है। और शुक्रवाहिनी के बाद कहां जाएंगे भाई, स्खलन वाहिनी। कहां जाएंगे, स्खलन वाहिनी में, स्खलन वाहिनी में। और स्खलन वाहिनी के बाद कहां जाएंगे, मूत्र मार्ग। कहां जाएंगे, मूत्र मार्ग में या मूत्र जल, और मूत्र जलन मार्ग से कहां जाएंगे, यूरेथ्रल मिमेटस, यूरेथ्रल मिमेटस। और यूरेथ्रल मिमेटस से कहां पहुंच जाएंगे, एग्जिट। कहां निकल जाएंगे, बाहर, यानी कि मादा जनन पथ पर। ठीक है, इस प्रकार से चलता है आपका शुक्र। पहले वृषण में निर्माण होगा, वृषण से कहां जाएंगे, वृषण पाली में, जिसकी संख्या होती है 250 पाली प्रत्येक वृषण में। शुक्रजनन नलिका में जाएंगे, जिसकी संख्या 2 से 3 होती है। शुक्रजनन नलिका ट्यूबुलाइ रेक्टुलाइ सहित कहां जाएगा, वृषण जालक में। वृषण जालक से कहां जाएगा, अपाई धमनिका में। अपाई धमनिका से कहां जाएगा, अधिवृषण में, इसकी 40 सेंटीमीटर लंबाई होती है, सॉरी 6 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसके बाद हो जाते हैं शीर्ष, मध्य, पश्च, पुच्छ से होकर कहां जाती है, शुक्रवाहिनी, जिसकी 40 सेंटीमीटर नलिका लंबाई होती है। इसके बाद जाती है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग के बाद यूरेथ्रल मिमेटस। ठीक है भाई।